चैप्टर 2269। एक के बाद एक पतन। ज़ू वायु ने भी उस प्रचंड धारा की पकड़ से निकलने के लिए भारी कीमत चुकाई। पानी की धारा को विशाल बर्फ के खंडों में तब्दील करके प्रभाव कम हुआ था, पर वो उस बर्फ के स्तंभ से जमीन पर कुचली जा रही थी। ऐसी ताकत थी जिसे सहना आसान नहीं था। सौभाग्य से उसकी प्रतिष्ठा बहुत मजबूत थी और उसके पास सिस्टम बढ़ाने की क्षमता भी थी। इसलिए शारीरिक बल और जबरदस्त सेल्फ हीलिंग की मदद से वो उस हमले को रोके रही। ज़ू वायु बड़ी मुश्किल से उस बर्फीले पुष्प पर खड़ी हुई। ये उसके जीवन में पहली बार था जब वो ऐसी शर्मनाक और कठिन भिड़ंत का सामना कर रही थी, पर ये उसे डराने की बजाय उत्साह और क्रोध से भर रहा था। पहली बार उसे मालूम पड़ा कि असली ताकतवर व्यक्ति कैसी होती है। पर अफसोस, बस इतना ही तुम्हारे पास है। ज़ू वायु ने हाथ के पीछे लगे खून को पोंछा और मितिया ने गहरी सांस लेकर अचानक दोनों हाथ फैलाए। उसकी आंखों में तेज सफेद रोशनी भर आई। आकाश में गरज और तूफान एक साथ इकट्ठा हुए और हवा, बिजली और बारिश की शक्ति तेजी से आकार ले रही थी। ज़ू वायु ने भी उसी तरह कई शक्तियां एक साथ निकाल दी। तुम्हारे पास अधिकतम 5-6 ही सेलेस्टियल फिनोमेना हो सकते हैं, पर मेरे पास 700 से ज्यादा तरह की शक्ति है, उसने कहा। तुमने सारे पत्ते खोल दिए। अब तुम मेरे सामने लड़ने के योग्य नहीं रहे। धड़ाधड़ गरजे गूंजी। ज़ू वायु के ऊपर के आकाश में केवल तेज हवाएं और बिजली नहीं थी, बल्कि तारों जैसे फायर और अजीब से प्रकाश हुए जो पूरे आकाश को ढक रहे थे। पृथ्वी कांप रही थी और रोशनी छाया लगातार बदल रही थी। ज़ू वायु ने एक साथ 13 अलग गुणों की शक्तियां सक्रिय कर दी। मितिया को थोड़ी सी घबराहट हुई, पर उसने हार मानने से इनकार किया। नर्क में जा, उसने चिल्लाया और तेज हवा, बिजली और जोरदार बारिश से ज़ू वायु पर टूट पड़ा। भारी बारिश ने एक तेज धारा बना दी, जिसे मितिया ने ज़ू वायु के लिए कमजोरी समझा था। पर ज़ू वायु ने बस अपना हाथ उठाया और आसमान से बर्फीले गोलों की बरसात कर दी। वे बड़े बड़े हिमशिला जैसे पत्थर बनकर मितिया पर गिरे। अचानक एक ठंडी लहर आई और भारी बारिश बीच हवा में ही बर्फ बन गई। मितिया की प्यूपिल्स सिकुड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी क्षमता ज़ू वायु पर कोई असर नहीं कर रही। आकाश से धधकते हुए आग के गोले गिरे और कई कई मीटर के गोलों ने मितिया की ओर काली धुएं छोड़ते हुए टूटते रहे। आग के गोले, हिम के गोले, तेज हवाएं, बिजली, पर्वतों और नदियों में दरारें, रोशनी और छाया के बदलाव। एक साथ इतनी अलग अलग शक्तियों का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, पर ज़ू वायु कर गई। क्रूर और शुद्ध अलौकिक शक्ति के टकराव के बाद मितिया उसकी सिंगल फोकस्ड क्षमताओं के कारण ढील दे बैठी और थक कर मौत के घाट उतार दी गई। ये अनुभवी योद्धा अंततः ज़ू वायु के प्रयोगशाला से निकले प्राणी के सामने टिक नहीं पाया। ज़ू वायु ने जंग जीतते ही झंग यी को एक लाइन भेजी, मिस्टर केओस, मैं जीत गई। झंग यी भी उसी समय एक कड़ी लड़ाई में लगा था, पर उसने झट से जवाब भेजा, बधाई, अब अपना शिकार एंजॉय करो। ज़ू वायु ने नोट किया और पहले मितिया की क्षमताएं अपने में समाहित की। अब उसकी सेलेस्टियल एबिलिटीज और भी मजबूत हो गई और उसे पानी पर काबू पाने की नई शक्ति भी मिल गई। इस ब्लैक चैरियट लेवल की आत्मा उसने बड़े आनंद से निकली। उसका पूरा शरीर कांप उठा और चेहरा लाल पड़ गया। आनंद की उस अनुभूति में वह एक पत्थर ढूंढकर आराम से लेट गई और कुछ पल के लिए कुछ भी करने का मन नहीं किया। विराम लिया और अपनी स्वादिष्ट जीत का आनंद लिया। फैंटोम स्नेक, स्लेक युद्ध में मारी गई। सन ऑफ वेदर, मितिया भी युद्ध में मारा गया। बुरी खबरें लगातार फैलती रहीं, पर ये खबरें वोलुयन एम्पायर की आर्मी से नहीं आ रही थी। यांग जिंगसिन उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। वो दुश्मनों को ऐसे सताते हुए आनंद ले रही थी, क्योंकि इससे उनके जुझारूपन को तोड़ा जा सकता था। उसका मकसद था उन्हें पूरी तरह हतोत्साहित करके आत्महत्या की ओर धकेलना,
ताकि हुएक्सो नेशनल कोalition की हानियां कम रहें। क्या कहा गया कि असली ताकत मैकेनिकल आर्मी नहीं है? हंसी है। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म बनाना बहुत महंगा होता है। युद्ध में टूटे मशीन्स की मरम्मत के लिए कितनी सामग्री और एनर्जी क्रिस्टल्स चाहिए, किसी को पता नहीं। इसलिए खर्च कम रखना समझदारी है। यांग जिंगसिन उस समय वुलुयन एम्पायर के महल की सिंहासन कक्ष पर बैठी थी। हाल में मृत शरीर बिखरे थे। शाही परिवार के सदस्य, महानुभाव, महल सुरक्षा और नौकरानियां। पूरे महल में अब ज्यादा जिंदा लोग नहीं बचे थे। यांग जिंगसिन की आंखों के सामने कुछ शाही और सुंदर कपड़ों में लिपटे लिजर्डमैन घुटनों पर बैठे थे। उनमें से यी की रानी और कई मंत्री शामिल थे जिनके पास असली शक्ति थी। यांग जिंगसिन ने उन्हें अभी जिंदा रखा क्योंकि उसे वुलुयन एम्पायर के कई गुप्त तथ्यों का पता लगाना था। यांग जिंगसिन सिंहासन पर एक रानी की तरह बैठी थी, पर उसका अंदाज सी यी से भी अधिक राजसी था। नीचे झुके हुए लोग डर के मारे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बोलो, मुझे वुलुयन एम्पायर के सारे कोर्स सीक्रेट बताओ जो तुम जानते हो। यांग जिंगसिन ने एक हाथ ठोड़ी पर रखकर शांत स्वर से कहा, वैसे अभी मैं सबसे ज्यादा जो करना चाहती हूं वो ये है कि वुलुयन जाति को पूरी तरह नष्ट कर दूं और उनके सभी कीमती संसाधन लूट लूं। मंत्री और शाही लोग झट से अपनी वफादारी की शपथ लेकर बोले, वुलुयन एम्पायर खनिज संसाधनों में बेहद समृद्ध है। जहां हमने अपने देश की स्थापना की वहां एक विशाल खनिज धारा है। इतना बड़ा भंडार कि 3000 साल तक हमें चला दे। अगर तुम हमारी पूरी जाति नष्ट करना चाहो तो पहले सभी भागने के रास्ते बंद करने होंगे, क्योंकि राष्ट्र के बने समय से ही कई एस्केप राउट्स छूटे हुए हैं। खास तौर पर ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं। हमारे श्रेष्ठ युवा आधे सुरक्षित क्षेत्रों में भेजे जा चुके हैं। वे भविष्य के बीज हैं। वे बचे रहकर संसाधनों की मदद से फिर से सभ्यता बनाएंगे। यांग जिंगसिन ने होठों के एक किनारे पर हल्की मुस्कान पाई और कहा, ठीक है, उन बचे हुए लोगों का शिकार तुम्हें सौंप देती हूं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, योर मैजेस्टी। मंत्री ने कबूल किया। अपने ही लोगों को उनके साथ नरबख्श कराना आसान था और कोalition फोर्सेस को ज्यादा तलाशी नहीं करनी पड़ी। चैप्टर 2270, एक के बाद एक पतन, भाग 2। एक और युद्ध भूमि पर पावर ऑफ द 8 गॉड्स, एनिमो और XUNW तथा सुजाकू के बीच की लड़ाई भी आखिरकार अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। जिन 8 पशुरूपों पर एनिमो को गर्व था उन्हें XUNW और सुजाकू ने पहले ही पूरी तरह समझ लिया था। दोनों बस यांग जिंगसिन के सामूहिक आक्रमण के आदेश का इंतजार कर रहे थे। आदेश मिलते ही उन्होंने बिना किसी दया के एनिमो पर हमला बोल दिया। XUNW एक चलता फिरता किला था, विशाल और अभेद्य। सुजाकू हल्की और फुर्तीली थी और उसकी आइस प्रिजन वाली ठंडी ज्वाला किसी भी नजदीकी दुश्मन के लिए जानलेवा थी। एक बार जिसने भी उस ठंडी आग को छू लिया वो तब तक नहीं बच सकता जब तक उसका शरीर पूरी तरह बिखर न जाए। 2 घंटे की जबरदस्त लड़ाई के बाद एनिमो चाहे पक्षी बनता, दानव भालू या भूत शार्क, वो इन दोनों से बच नहीं पाया। अंत में वो थककर मौत के घाट उतर गया। लेकिन दूसरी तरफ एक्सायोलाई और उसके 2 भाइयों की गॉड्स क्लोक कोर्ट के साथ लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। एक्सायोलाई की शक्ति संख्या बहुत ऊंची नहीं थी। आखिर पिछले 3-4 सालों में वो बस एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी था जिसे ली चंगोंग ने दबा रखा था। ली चंगोंग ने उसे बहुत कम संसाधन दिए थे और वो आज जहां तक पहुंचा था वो सब उसकी गुप्त मेहनत का नतीजा था। सर्वोच्च कमांडर बनने के बाद भी उसने ली चंगोंग की तरह सारे संसाधन खुद पर खर्च नहीं किए, बल्कि अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान दिया। अब उसका सबसे भरोसेमंद उत्तराधिकारी, दूसरे पीढ़ी का स्काई गॉड ऑफ वॉर बाईझान भी व्हाइट चैरियट स्तर तक पहुंच चुका था। तुलना में एक्सायोलाई के पास सिर्फ 22,000 पॉइंट्स थे, जो क्षेत्र के सर्वोच्च योद्धा के लिए थोड़े कम लगते थे। फिर भी एक विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म
चेन जियाहाओ और क्यूआई युकुन की मदद और सटीक जानकारी के बल पर उसने कोर्ट के खिलाफ थोड़ी बढ़त बना ली थी। पर उसने ये नहीं सोचा था कि कोर्ट के पास पहले से इतने सारे कंज्यूमेबल्स होंगे। गॉड्स क्लोक एक ऐसा कोट था जो दूसरे जीवों पर पहनाया जाता था और उनकी सारी जीवन शक्ति खींच लेता था। कोर्ट ने सालों तक कई प्रतिभाशाली सैनिकों को प्रशिक्षित किया था और जब वे उसके नियंत्रण में आने लायक हो जाते तो वो उन्हें जीवित लाश बनाकर पोषक पदार्थों न्यूट्रिएंट ब्लॉक्स में बदल देता। ये लड़ाई एक वीरान शहर में चल रही थी। एक्सायो लाई ने अपने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से काली जंजीरों को काले ड्रैगनों की तरह फैला दिया था जो चारों तरफ कोर्ट को घेर रही थी। एक्सायो लाई खुद भी हथियारों और शरीर की शक्ति से कोर्ट पर टूट पड़ा। उसके हाथ में साधारण हैंड कैनन अब एक भयानक ब्लैक ड्रैगन कैनन बन चुका था। तोपों की गर्जना और विस्फोटों से पूरा मैदान कांप रहा था। दोनों इतनी देर तक लड़ते रहे कि पूरा शहर राख में बदल गया, पर कोर्ट को मारना लगभग नामुमकिन था। जब भी उसे गहरी चोट लगती वो बस अपना कोर बदल लेता। पता नहीं उसके पास ऐसे कितने कोर थे जिनमें से हर एक कभी वोलुयन जाति का कोई प्रतिभाशाली योद्धा हुआ करता था। कोर्ट ने हंसते हुए एक्सायो लाई के हमले से बचकर अपनी हथेली से ऊर्जा तोप दागी जो सीधा एक्सायो लाई की ओर गई। एक्सायो लाई ने ढाल उठाई। ये मेटल एलॉय से बनी वो ढाल ऐसे सक्रिय हुई जैसे नर्क का द्वार बंद हो रहा हो। कोर्ट ने ठंडी आवाज में गुर्राते हुए कहा, बहुत परेशान करने वाला है ये। हमारी पंक्तियां टूट रही है। कई सिल्वर आर्मोर्ड जनरल मारे गए हैं। धिक्कार है, तुम सब जमीनी बंदर मरने लायक हो। अब उसके चेहरे पर थकान और गुस्सा साफ था, पर सामने वाला इंसान पूरी तैयारी में था और उसे जल्द हराना आसान नहीं था। एक्सायो लाई ने गहरी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, लड़ते रहो। मेरे साथी जल्द ही पहुंच जाएंगे। तुम्हारा अंत तय है। कोर्ट ने इधर उधर देखा। वो जानता था कि अब भाग निकलना असंभव है। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की काली जंजीरों ने एक घना घेरे बना लिया था। एक्सायो लाई और मानव तोप चेन जियाहाओं के बीच से निकलना नामुमकिन था। कोर्ट ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या सच में मौत तक लड़ोगे? कमीने इंसान। वो जानता था कि हार निश्चित है और अब मरने का कोई फायदा नहीं। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो कहीं और जाकर फिर से जिंदा रह सकता था। इसलिए उसने भागने की सोची। एक्सायो लाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या सच में सोचते हो मैं अब तुम्हें जाने दूंगा? जीत अब बस एक कदम दूर थी। झंगी ने पहले ही कहा था कि कोई भी भागा हुआ लिजर्डमैन आने वाले समय में नफरत का बीज बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हुएक्सू किंगडम ने अपनी कमजोरी के समय से उठकर बदला लिया था। इसलिए इस बार किसी को भी जीवित छोड़ने का सवाल नहीं था। कोर्ट दांत पीसते हुए बोला, तो ठीक है। उसने अपनी छाती से एक सफेद गुड़िया निकाली जो इंसान जैसी दिखती थी, लिजर्ड जैसी नहीं। ये वही कैप्टन लेवल एलियन था जिसे वोलुयन एम्पायर के पहले आक्रमण के दौरान पकड़ा गया था। ठीक है, पहले तुझे ही मार दूं। तुझे अपने कंज्यूमेबल में बदलकर और भी मजबूत बन जाऊंगा। हाँ, उसने हंसते हुए उस इंसान गुड़िया को अपने पेट में समा लिया। कुछ ही पलों में कोर्ट का शरीर बदलने लगा। वो एक इंसान का रूप ले चुका था। एक्सायो लाई ने देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि कोर्ट ने जिस शरीर को चुना था वो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र का पूर्व वरिष्ठ जनरल था। उसे समझ आ गया कि कोर्ट ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि उसे मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। इसी बीच दूर से एक आवाज आई, एक्सायो लाई, क्या तुम अभी खत्म नहीं कर पाए? कोर्ट के हाथ बीच हवा में रुक गए और एक्सायो लाई का चेहरा भी सख्त हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति आया था वो कोई और नहीं बल्कि ली चंगोंग था। हां, वही ली चंगोंग जिसने इनसेक को कुछ ही सेकंड में मार दिया था और अब सीधे एक्सायो लाई की युद्ध भूमि पर आ पहुंचा था। उसकी कमर पर 2 तलवारें लटक रही थी। युद्ध वर्दी एकदम साफ थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान
साफ था कि उसकी लड़ाई में कोई मुश्किल नहीं आई थी। एक्सायो लाई को पहले से अंदाजा था कि ली चंगोंग अपने दुश्मन को जल्दी खत्म करेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो यहां भी आएगा। कोर्ट की आंखें फैल गई। उसके डेटाबेस में ली चंगोंग की पूरी जानकारी थी। वो जानता था कि ये आदमी ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट है। अब हालात खतरनाक थे। उसने सूखी हंसी हंसते हुए अपनी लंबी जीभ निकाली और बोला, तो अब भीड़ बनाकर एक को डराओगे? कोई बात नहीं, आ जाओ सब के सब। वैसे भी यहां कोई देखने वाला तो है नहीं। चैप्टर 2272 एक एक करके गिरते ह्यू, पार्ट 2। इस बेढंगे उकसावे का सामना करते हुए ली चंगोंग ने बस अपने होठों के कोने हल्के से उठाए, पर कोर्ट की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर तो एक्सायो लाई पर थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, कर सकता है तू? अगर नहीं तो मैं करता हूं। पास खड़े चेन जियाहाओ और क्यूआई युकुन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। नॉर्थ वेस्ट रीजन के दो सर्वोच्च कमांडर एक ही जगह मौजूद थे, और इस समय ली चंगोंग से उसका अधिकार छीन लिया गया था। ये हालात उन्हें बेहद अजीब स्थिति में डाल रहे थे। दोनों जानते थे कि अब का ली चंगोंग पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उस रात की लड़ाई में उन्होंने कुछ चालें जरूर चली थी, लेकिन अगर आज ली चंगोंग मौका पाकर एक्सायो लाई और उनकी सेना पर हमला कर देता तो कौन उसे रोक पाता? ली चंगोंग ने जैसे उनकी सोच भांप ली। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं इतना नीचे नहीं गिरा हूं। कम से कम इतना याद रखो कि मैं भी हुएक्सू किंगडम का सिपाही हूं। अगर मुझे तुमसे हिसाब बराबर करना होगा तो वो इस जंग के बाद होगा। कोर्ट ने अजीब सी हंसी निकाली। हे, तुम लोग दुश्मन हो? फिर क्यों न मैं एक तरफ हट जाऊं और तुम लोग खुद ही मामला सुलझा लो। तेरी ऐसी की तैसी। ली चंगोंग और एक्सायो लाई दोनों एक साथ गुर्राए। उनके बीच की निजी दुश्मनी अपनी जगह थी, लेकिन हुएक्सू की किस्मत के लिए चल रही ये लड़ाई कुछ और थी। थोड़ा सोचने के बाद एक्सायो लाई ने कहा, हमें जल्दी और साफ जीत चाहिए। पूरी वुलुयन ट्राइब को मिटा देना है। ये केओस का आदेश है। ली चंगोंग, चलो मिलकर लड़ते हैं। जब ये खत्म होगा तो मैं तुझे ओरिजिन पावर का 30% दूंगा। चेन जियाहाओ और क्यूआई युकुन दोनों चौंक उठे। कमांडर, ब्लैक चैरियट लेवल एलियन ओरिजिन कोई मामूली चीज नहीं थी। वो एक अनमोल खजाना था। अभी तक का पलड़ा उनके पक्ष में था, और अगर वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो पूरी जीत उनकी होती। लेकिन एक्सायो लाई के चेहरे पर कोई लालच नहीं था। उसकी नजरें बस ली चंगोंग पर टिकी थी। ली चंगोंग के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। वो यहां तो बस एक्सायो लाई का मजाक उड़ाने आया था, लेकिन अब हालात कुछ और थे। डीप सी किंगडम की यात्रा के बाद उसे किंग जिन से मार्गदर्शन मिला था। उसने सन फ्रूट खाया था और उसकी शक्ति अब 27,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। अगर वो चाहे तो एक्सायो लाई को पल भर में खत्म कर सकता था, लेकिन उसे देखकर हैरानी हुई कि एक्सायो लाई अब भी निजी लाभ से ऊपर उठकर सोच रहा था। उस पल ली चंगोंग भीतर से हिल गया। काफी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, अब समझ आया कि उस रात बगावत के समय सब तेरे साथ क्यों थे। उस रात जब बगावत हुई थी तभी कई बड़े लेजियनों ने एक्सायो लाई की गतिविधियां देखी थी, पर किसी ने उस पर हमला नहीं किया, और सत्ता बदलने के बाद भी कोई अस्थिरता नहीं हुई। ली चंगोंग ने मान लिया, एक्सायो लाई वाकई उससे बेहतर सेनापति था। उसके दिल से एक बोझ उतर गया। असल में उसने बहुत पहले ही सब छोड़ दिया था, चाहे वो रीजनल कमांडर की कुर्सी हो या लोकल किंग का रुतबा। ये सब एब्सोल्यूट पावर के सामने सिर्फ धूल थे। आज उसकी शक्ति 27,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, बिशप लेवल के करीब, और उसे ये सच्चाई पहले से ज्यादा साफ नजर आ रही थी। आखिरकार तेरा प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं गया। हा, वो दिल खोलकर हंसा। चेहरे पर सुकून था। एक्सायो लाई और बाकी सब चुप रह गए। कौन सा प्रशिक्षण भाई?
उनके मन में यही ख्याल आया, लगता है उसकी खुद की तारीफ करने की आदत अब तक नहीं गई। हंसी खत्म होते ही ली चंगोंग की परछाई अचानक गायब हो गई। 6 रियल्म्स विदाउट डिस्टेंस यानी टेलीपोर्टेशन की ताकत। करीबी दूरी के हमले में अब वो झंग यी से भी तेज था। कोर्ट ने मौत की ठंडी लहर महसूस की, झटके से मुड़ा और अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई। गॉड स्टार स्ट्रीम, हथेली से निकली ऊर्जा की लहर ली चंगोंग की ओर बढ़ी, पर उसने बस अपनी तलवार निकाली और एक वार किया। धमाकेदार ऊर्जा तलवार से छूने से पहले ही 2 हिस्सों में बंट गई, जैसे कोई बाढ़ किसी पहाड़ से टकराकर 2 धाराओं में बंट जाए। ली चंगोंग को खरोंच तक नहीं आई। कोर्ट अवाक रह गया, उसकी पूरी ताकत बेअसर हो गई थी। ये आदमी कितना ताकतवर है, जवाब ली चंगोंग ने खुद दिया। वो फिर टेलीपोर्ट हुआ और अगली पल उसकी तलवार कोर्ट के चेहरे के सामने थी। डूबते सूरज की लाल चमक, ठंडी हवा की धार और मौत की गंध, सब कुछ उसी वार में समा गया। कोर्ट ने पूरी शक्ति एक साथ छोड़ दी। उसका शरीर जलता हुआ ऊर्जा स्रोत बन गया। फटाक, पर ली चंगोंग ने उसकी परवाह नहीं की। बस एक हल्का वार किया, जैसे हवा को चीर रहा हो। अगले ही पल कोर्ट का शरीर और उसका डिवाइन रोब चुपचाप 2 हिस्सों में बंट गया। कैसे? उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी, और फिर उसका शरीर धूल बनकर हवा में उड़ गया। मौत की तलवार, मौत का वार। अगर झंग यी की ताकत एब्सोल्यूट डिफेंस थी, तो ली चंगोंग की शक्ति थी एब्सोल्यूट ऑफेंस। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। हुएक्सू किंगडम का ये पूर्व सैनिक अब एक दानव बन चुका था। उसकी शक्ति देखकर एक्सायो लाए और बाकी 2 स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 साल में ली चंगोंग इतना ताकतवर हो जाएगा। एक पल को एक्सायो लाई के मन में अजीब सा भाव आया। वो चाहता था कि ली चंगोंग फिर से नॉर्थ वेस्ट रीजन लौट आए, क्योंकि वहां ऐसे शक्तिशाली की जरूरत थी। लेकिन उसके स्वभाव को याद करके उसने सिर हिला दिया। बिना कुछ बोले ली चंगोंग ने अपनी तलवार से कोर्ट के एलियन ओरिजिन को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसने सिर्फ 30% लिया, जो उसका हक था। बाकी 70% एक एनर्जी स्टोरेज टैंक में डालकर एक्सायो लाई को सौंप दिया। ले लो, इतना कहकर उसने अपनी क्लोक झटकी और शहर की ओर बढ़ गया। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। सफाई और समापन भी उतना ही जरूरी था। एक्सायो लाई ने उसकी जाती हुई परछाई देखी और बुदबुदाया, वो बदल गया है। पीछे से चेन जियाहाओ और क्युआई युकुन पास आए। एक्सायो शुआई, उसके रूप पर मत जाना। देश बदलना आसान है, पर स्वभाव नहीं। क्युआई युकुन ने भी कहा, क्योंकि यहां हमारा समझौता है कि कोई अपने ही लोगों पर हमला नहीं करेगा। अगर हु डन और बाकी निगरानी में न हो, तो कौन जाने वो क्या करे। थोड़ा सोचकर एक्सायो लाई ने गहरी आवाज में कहा, अब इसे भूल जाओ। पूरी सेना को आदेश दो, पूरा शहर खंगालो। वो रुका और गंभीर आवाज में बोला, एक भी लिजर्ड मैन बचना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ उनकी लाशें चाहिए। दोनों ने सलामी दी। जी कमांडर। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।